हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम आपका हर बार एग्ज़ाम अच्छा जाता है, आप लोग स्कोर भी सोचते हैं कि अच्छा आएगा, बट आप लोग लैंड करते हैं अराउंड 70 मार्क्स के अराउंड, है ना। और ये वो बच्चे हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, या फिर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, ओबीसी में हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, तो 50+ मार्क्स में फॉल करते हैं। या कुछ बच्चे जैसे जो मेंटोरशिप में जुड़ते हैं तो मुझसे कहते हैं कि मैम हमारा 2 नंबर से रह गया, हमारा 4 नंबर से रह गया। इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो 92, 93 तक भी ला रहे हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। तो क्या करें मैम, समझ में नहीं आ रहा। और इस बार जो हमने एग्ज़ाम दिया जून का, और उसके बाद हमें लग रहा है कि रिजल्ट उतना ही रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या एज ए टीचर मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दे सकती हूँ? हाँ, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि हम लोग काफ़ी तैयारी कर चुके हैं और हर बार सेम प्रोसेस और सेम मार्क्स पे हम लोग लैंड कर रहे हैं। तो क्या इस बार जो 5 मंथ्स हमारे पास हैं, फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो एग्ज़ाम आपका जनवरी से पहले नहीं होगा। You have 4.5 proper months in a hand, and how you can utilize those 4.5 months to improve, to get a better score this examination. This video is all about that. तो जो बच्चे भी ये चाह रहे हैं कि हमारा स्कोर 20 नंबर 30 नंबर इंक्रीज हो, उसके लिए यार क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा एग्ज़ाम एक अच्छे मार्क्स से स्कोर हो सके। दूसरा पॉइंट, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ना हो, अगर हम 30-40 पे आ रहे हैं, लेकिन हम अगर 20 या 25 नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो इट विल गिव अ बूस्ट। अगर हम 20 या 30 नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो हमें ये पता है कि इसके अगले वाला एग्ज़ाम तो फॉर श्योर हम क्वालिफाई कर लेंगे, बिकॉज वी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार 20 नंबर का जो लीवेज हमने इंक्रीज़ किया है कि वो किस तरीके से हमारे लिए वर्क करेगा। समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हो सकता है कि आप बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हो और एग्ज़ाम देने के बाद यू आर लैंडिंग ऑन अ सेम नंबर्स या फिर सेम मार्क्स। अब इसमें आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं वो ध्यान रखिए। अगर आप लोग उससे सहमत हैं या आपको लगे हाँ यार ऐसा लगे कि मैम मेरी ही कहानी दोहरा रही है, तो आगे आने वाले स्टेप्स पे यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ओके, हमने सिलेबस एक बार किया एंड वी ऑलवेज डन अ फुल या रिपीट ऑफ सिलेबस। हम सिलेबस सेम करते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं रहता। हम अपने अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान करते हैं, ठीक है। कोचिंग हमने ले ली है और समझ में नहीं आ रहा, 2-3 कोचिंग ले ली है और लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी जगह से कोचिंग ली है, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ। ऑलवेज सेम या अप्रॉक्सीमेट नंबर पे आप लैंड कर रहे हो, ठीक है। If you are following in these any of the 4 traps, so the video is belongs to you. Okay, next. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बार बार लगता है कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये ड्रॉबैक्स जो हमारे रह जाते हैं वो क्या रह जाते हैं वो देख लीजिएगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब हर बार सिलेबस यार पूरा हो रहा है, बहुत दिक्कत होती है सिलेबस पूरा करने में। पूरा उतना सिलेबस, CSI नेट का सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, उतना सिलेबस है, पूरा करने में जान निकल जाती है। और एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो तो फिर उतना ही बुरा भी लगता है, होता है ना। पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब कर रहे हैं या जो नए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट के हैं, वहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब कि हम क्वेश्चंस को अब किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मन नहीं मानता कि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहे। जब आसान क्वेश्चंस देखते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन पार्ट सी के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो नहीं बन पाते, अभी भी नहीं बन पाते। 2-3 बार करते हैं उसके बाद भी लगता है कि यार कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि शायद मिसिंग है, तो नहीं हो पा रहा। सो दिस यू हैव टू थिंक अबाउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, लेकिन हमने एक बार कर लिए छोड़ दिया, दूसरी बार कर लिया छोड़ दिया। हमने एक बार ये देखकर एनालिसिस नहीं किया कि क्या वो क्वेश्चन किसी दूसरी टेक्निक से हो सकता है, या जो क्वेश्चन मैंने गलत किया उसको मैं सही किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूं, ये एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द ड्रॉप। पार्ट सी में गलत क्वेश्चंस का सिलेक्शन होना। पार्ट सी में आपको यही नहीं पता कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके जाने, और पार्ट सी को कैटेगरी वाइज जो बच्चे हैं किस तरीके से पार्ट सी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि अपने नंबर्स आप मैक्सिमम अचीव कर सकें। रिविजन सिस्टमैटिक नहीं होता। मतलब मैं मेंटोरशिप लेती रहती हूँ तो इसमें स्टूडेंट्स के अलग अलग तरीके से डाउट्स होते हैं। देखिए 2 एग्जांपल देती हूँ। एक बच्ची ने कल बात कही तो कहा कि मैम मैंने बहुत अच्छी जगह से 3-4 बार कोचिंग करी, बट मेरे मार्क्स हमेशा 50 के अप्रॉक्स ही
स्टैंड करते हैं। लेकिन जब पिछली बार मैं आपके साथ मेंटोरशिप के थ्रू जुड़ी तो उन 4-5 महीनों में मुझे ये समझ में आया कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और इस बार मेरे 22+ मार्क्स और ऐड हुए। मतलब उसके 50 रहते होंगे तो 73-74 मार्क्स उसके आ रहे हैं। ठीक है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे लग रहा था कि मैं इस बार पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन जब मेरे 22 से 25 नंबर इंक्रीज हुए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि शायद मैं अगली बार कुछ नंबर और इंक्रीज करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ, या मैं JRF की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। मे बी शी इज अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, बात है कि 20 से 25 नंबर आपने इंक्रीज किए, वो बहुत बड़ा बात है। कैसे इंक्रीज हुए? सो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू कि क्या मैंने उसको स्ट्रेटेजी बताई, या जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेंटोरशिप में आधा छोड़ देते हैं कि मैम नहीं हो पा रहा, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, आपके साथ सिस्टमेटाइज्ड नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो यार आदत होती है ना कि बस 5 घंटे 7 घंटे पढ़ना है, बस पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। वो पढ़ना, इज दैट फ्रूटफुल फॉर यू? Or have you done a systematized study? Have you analyzed what you have done in past a week? ये आप नहीं करते हो, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है ना, पता चल जाता है गलतियां कहाँ हैं, और जहाँ गलतियां कोई बताने लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो दैट इज़ द थिंग। बहुत बच्चे मेंटोरशिप पूरी नहीं कर पाते क्योंकि मैं 1-on-1 कनेक्ट करती हूँ। सो दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। आप अगर खुद भी रिविजन कर रहे हैं तो बहुत सिस्टमेटिक रिविजन करिए, अपना एनालिसिस पैरेलली करते रहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट दिया, बट जो मिस्टेक्स हुई उनको आपने सही तरीके से ट्रैक नहीं किया, तो मे बी आपकी तरफ से भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे जो आपको अपनी नई प्रिपरेशन के लिए ओवरकम करनी है। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, या आपको लग रहा है कि अपने प्रिपरेशन के दौरान ये प्रॉब्लम्स आपने भी फेस करी हैं, तो उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? कॉन्सेप्ट गलत है। हम कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली जानते ही नहीं कि किसी पर्टिकुलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट, अब उसके लिए क्या है, उस कॉन्सेप्ट का आप लगातार रिवीजन करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। फॉर्मूला भूल रहे हैं, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है। जब मैंने पहली बार गेट का एग्जाम दिया था, मैं आई वॉज टोटली ब्लैंक, क्वेश्चन कर रही थी, कैलकुलस का नहीं समझ में आया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैंने सब तैयार कर लिया एंड आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंस, तो मैं रिविजन ही नहीं करी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दूसरी बार अच्छे से किया तो एग्जाम क्वालिफाई हुआ, ये भी हो जाता है। फॉर्मूला भूल रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स बना के चलिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पे एक पिलर का काम करेंगे। और मैं हमेशा अपनी लाइव क्लासेस में कहती हूँ कि अप्लाइड को तो आप टोटली शॉर्ट नोट्स पे बेस्ड कर दीजिए, उसके फुल नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अप्लाइड बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उसके शॉर्ट नोट्स का पर्टिकुलर साइक्लिक रिविजन करने से। नो डाउट लीनियर है, रियल है या प्योर की बात करें तो वो बहुत डिटेल है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग कि उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी देती हूँ स्टूडेंट को। बट अगर आप अप्लाइड कर रहे हैं, कोई भी बच्चा IIT जैम दे रहा है, CSIR नेट दे रहा है, गेट दे रहा है, तो वो अपना अप्लाइड तो यार प्योर से ही, मतलब शॉर्ट नोट से ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। उसका तो कोई और शॉर्ट तरीका ही नहीं है। दैट इज द बेस्ट वे एवर। ठीक है, और मुश्किल से एक रजिस्टर में सारा PD, OD, COV, इंट्रीगल, न्यूमेरिकल एक ही रजिस्टर में बना सकते हो। 40-50 पेज लगा के सबके शॉर्ट नोट्स, बस उनको लगातार रिगुलर प्रैक्टिस पे डालिए। क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं करते हैं। हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो मिस्टेक्स अगर हो रही हैं तो प्लीज़ उनके लिए एक ऐसी नोटबुक बनाइए जिनमें उन मिस्टेक्स के या जो क्वेश्चंस आप बार बार गलत करें उनको रिराइट करिए, सो दैट यू कैन रिवाइज देम वेल इन योर कमिंग डेज या वीक। टाइम कम पड़ रहा है तो टाइम्ड प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं या किसी क्वेश्चन के लिए आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम है ही नहीं जो होना चाहिए, तो आप टाइम कैलकुलेटिव या टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निगेटिव ज़्यादा करें। जैसे आज एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आपसे भी मैं उम्र में बड़ा हूँ और मैंने शायद निगेटिव मार्किंग ज़्यादा करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो सी, ये आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप एग्ज़ाम में पॉजिटिव मार्किंग करके एक्चुअली स्कोर कितना गेन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम निगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर देते हैं। सो ऐसे बहुत बच्चे मेंटोरशिप में जुड़ते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर आपको लगता है तो इसका मतलब कि आपका कैलकुलेशन परफेक्ट, क्वेश्चंस का सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है। हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना चाहिए, उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम हर बार तैयारी कर रहे हैं बट वी आर नॉट अप्रोचिंग टू अ प्रॉपर टेक्निक ऑफ स्टडीइंग एंड वी आर नॉट एबल टू गेन द मार्क्स विच वी एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू और विच वी आर कैपेबल फॉर, तो आप मेरे मेंटोरशिप से जुड़ सकते हो।
मेंटोरशिप सेशंस मैं वीकली लेती हूँ और दीज आर 1-on-1 सेशंस जिसमें मैं आपको कॉल करती हूँ और वीकली आपके सेशंस रन होते हैं जिसमें आप मुझे अपने डाउट्स बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, आपके कितने मार्क्स रहे हैं और किस तरीके से उस मार्क्स को स्कोर किया जाता है। इस सब के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन रहता है, ठीक है। एंड हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, हाउ यू कैन गो फॉर अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली रिविजन, हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर आप कैटेगरी में है तो कितने सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करेंगे, आप अनरिजर्व्ड में है तो आप कितने सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, आपके टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आप टारगेट करेंगे। ये सारी चीज़ें वीकली प्लान की जाती हैं एंड दैट विल गोइंग टू गिव यू अ सिस्टमेटाइज स्टडी की आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहती है। ओके, सो ये सारा कुछ है मेंटोरशिप के बारे में। अगर आप मेंटोरशिप से जुड़ते हैं तो आप मेरे नंबर 8860338338 पे कनेक्ट कर सकते हो। मेंटोरशिप का जो प्लान है, दिस इज़ अ पेड वर्जन ऑफ द मेंटोरशिप, क्योंकि इसमें मेरे भी बहुत एफर्ट लगते हैं। हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बताई जाती है, प्लॉटिंग बताई जाती है और टिल एग्जाम आई एम कनेक्टेड विथ यू। आप जब चाहे मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई देती हूँ और संडे टू संडे विल कनेक्ट ऑन अ कॉल। तो मेंटोरशिप का जो पेमेंट आपको करना होता है वो 2500 रहता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान बताया जाता है कि किस तरीके से आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे और एग्जाम के दिन तक आप किस तरीके से अपने एग्जाम को देंगे। बिफोर एग्जाम आप कितने टेस्ट देंगे, कितने 3 घंटे की सेटिंग करेंगे ताकि प्रीवियस ईयर सॉल्व हो, कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। देयर आर n नंबर्स ऑफ थिंग विच आई विल बी हेल्पिंग फॉर यू एंड दिस अमाउंट इज वेरी स्मॉल फॉर दैट। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप काफ़ी बार तैयारी कर चुके हैं और इस बार सोच रहे हैं खुद से तैयारी करें, तो बेटर है कि आप मेंटोरशिप ज्वाइन करिए और मेंटोरशिप विल गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट, जिससे आपको सही में कॉन्फिडेंस आएगा और पता चलेगा कि कैसे तैयारी अंडर गाइडेंस करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम यू हैव ऑल द थिंग्स like your syllabus is completed, you have done PYQs and number of times, you have applied for test, but you are not able to understand how to systematize your study. So then mentorship will going to help you. Okay, moving to the next. क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तब सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एनालिसिस करनी चाहिए कि आप इस बार कितने सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर पर्टिकुलर कर रहे हैं, कितने PYQs लगाएंगे, किस तरीके से आप किसी सब्जेक्ट को कितने दिन में खत्म करेंगे और उस सब्जेक्ट का क्या वेटेज एग्जाम में रहता है और सब्जेक्ट को कितने लेवल का पूरा करेंगे, मतलब पूरा करेंगे, आधा करेंगे, दैट थिंग यू हैव टू डिस्कस। वीकनेस आइडेंटिफिकेशन, जब भी किसी सब्जेक्ट को तैयार करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ उन सब्जेक्ट्स पे, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी खुद की वीकली पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, पर्सनल स्ट्रेटेजी में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मेंटोरशिप से जुड़िए, क्योंकि मेंटोरशिप विल गोइंग टू हेल्प यू एंड विल बूस्ट योर स्ट्रेटेजीज एज वेल एंड विल हेल्प यू टू गेट अ गुड मार्क्स इन एन एग्जाम। वीकली टारगेट्स सेट होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज अदरवाइज हम जो भी पढ़ रहे हैं हम पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम से 3 महीने पहले सिलेबस कोई पूरा हो रहा है तो उसका रिवीजन नहीं हो रहा, एग्जाम के टाइम पे वो रजिस्टर बंद है, सब कुछ पूरा हो चुका है, बट हमें नहीं पता कि हम उसके लिए तैयारी क्या करनी है। ये ना हो, इसलिए वीकली टारगेट रखो ताकि इसमें रिवीजन का भी ट्रैक हो सके। टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट देना ही जरूरी नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस देने से ज़्यादा जरूरी है एक्चुअली, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट। एंड द प्रोग्रेस ऑफ ट्रैकिंग कि टेस्ट दिया, नंबर कितने आए और जो क्वेश्चंस गलत हुए उसका मैंने रिवीजन किया या नहीं किया, और रिवीजन करने के बाद क्या उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस किए नहीं किए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेस ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हें इस तरीके से काम करना चाहिए एंड आई एम फॉर श्योर अगर तुम स्ट्रेटेजिकली तैयारी करोगे तुम्हारा एग्जाम हर बार क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होना हो, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखाई देगा। अब जो भी बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर रहा होगा ना, तो यार वो कोई स्ट्रेटेजी से चल रहा होगा कि ये हर बार कोई कुछ नंबर ऐड करता जा रहा होगा, या फिर उसने अपने BSc MSc में इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स कर रखे होंगे कि उससे क्वेश्चंस अच्छे बन पा रहे होंगे, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट के बाद जहाँ मिस्टेक हो रही है तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत बेटर तरीके से हो रहा है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो 3-4 बार में अगर एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो पहले एप्टीट्यूड इंप्रूव किया, फिर पार्ट B इंप्रूव किया, फिर पार्ट C इंप्रूव किया, हल्के हल्के किसी टॉपिक्स को ऐड करते गए। तो देखो सबकी इतने सारे केसेस मैंने डिस्कस किए, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तो रही ही ना, दैट यू हैव टू थिंक फॉर कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अलाइन रहेगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मेंटोरशिप सेशन से जुड़ना तो मुझे इस नंबर पे कमेंट करिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि आप मेंटोरशिप से कैसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू।